कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, एकदम मस्त होंगे, खुश भी होंगे और अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे और भेजा भेजी कम खेलते होंगे, किताब की ओर ज्यादा ध्यान देते होंगे। बस यही उम्मीद करते हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोग उम्मीद पर खड़े उतर रहे होंगे। तो चलिए बात करते हैं हम लोग आगे टॉपिक की। आज हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स के अगले भाग को प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले पीछे क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। केमिकल काइनेटिक्स जब प्रारंभ हुए थे तो वहां पर हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़े थे। केमिकल रिएक्शन के बाद हम लोग पढ़े थे रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन में देखे थे कि किस तरह अभिकारक के सांद्रण में कभी उत्पाद के सांद्रण में वृद्धि, उसके बाद रेट लॉ एक्सप्रेशन देखे थे हम लोग। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में देखे थे कि किस प्रकार अभिक्रिया की दर जो है वो अभिकारक के सांद्रण के कुछ घातांक के समानुपाती होते हैं, जो घातांक बैलेंस इक्वेशन में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। उसके बाद हम लोग देखें ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में सांद्रण के घातांक के कुल योग को ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन का ऑर्डर जो है कोटि, ये थ्योरिकल चीज नहीं है, इसे एक्सपेरिमेंट से ज्ञात किया जाता है। सैद्धांतिक इसकी कैलकुलेशन नहीं हो सकती है, लेकिन तत्काल हम लोग सिद्धांत के आधार पर या जो हमें डाटा दी जाती है उस डाटा के आधार पर हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो डाटा जो मिलती है हमें वो एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही मिलती है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बाद बात आ जाती है यहां रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या अंतर है और में क्या संबंध है। तो इसको हम लोग इस टॉपिक के बाद लास्ट में पढ़ लेंगे, अंतर इनको। तो आज जो अभी हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आज हम लोग मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में जानेंगे। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन हमें क्या जानकारी देती है कि अभिक्रिया में अभिकारक के कितने अणु भाग ले रहे हैं, वो आपस में किस प्रकार से कोलाइड करते हैं, संघटन करते हैं, टकराते हैं और टकराने के फलस्वरूप वो प्रोडक्ट में बदल जाते हैं। तो कितने अणु भाग लिए, तो ये सारे चीज हम लोग इसके अंतर्गत मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन के अंतर्गत देखेंगे। इसके अंतर्गत अभिक्रिया की क्या क्रियाविधि है, मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन में हम लोग क्रियाविधि में अभिक्रिया की क्रियाविधि में इस बात को जानेंगे कि अभिक्रिया कितने स्टेप में हो रही है, कौन सी स्टेप फास्ट होगी, कौन सी स्टेप स्लो होगी। हालांकि ये भी एक्सपेरिमेंटल चीज है, कॉपी और किताब या फिर थ्योरी के आधार पर हम लोग नहीं कह सकते हैं कि अभिक्रिया फास्ट हो रही है या यह अभिक्रिया स्लो हो रही है। फिर भी जो डाटा हमें दी जाती है उस डाटा के आधार पर हम एनालाइज करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं कि कौन सी स्टेप अभिक्रिया की स्लो हो रही है और कौन सी स्टेप फास्ट हो रही है। अभिक्रिया की दर स्लोवेस्ट स्टेप पर निर्भर करता है या फास्टेस्ट स्टेप पर निर्भर करता है, फास्टर स्टेप पर निर्भर करता है। इन तमाम बातों की जानकारी आज हम लोग इस लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए पहले हम लोग प्रारंभ करते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। लेट्स बी स्टार्ट। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ये आज हम लोगों का शायद ये चौथा लेक्चर या पांचवा हो सकते हैं, देख लेंगे। पहला लेक्चर रेट ऑफ रिएक्शन,
दूसरा लेक्चर रेट लॉ एक्सप्रेशन, तीसरा लेक्चर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये चौथा लेक्चर मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। ये लेक्चर की संख्या है या वीडियो नंबर भी कह सकते हैं, सीरियली जो आ रहे हैं हम लोग सीरियली करते जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, इसको कहते हैं हम लोग हिंदी में यदि कहें तो अभिक्रिया की आणविकता, अभिक्रिया की आणविकता। तो हेडिंग डालिए अभिक्रिया की आणविकता। क्या है अभिक्रिया की आणविकता? लेकिन एक शिकायत भी है कि जब वीडियो को देख रहे होते हो तो चैनल को तो सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक भी करो, आपके जो सहपाठी हैं, जो आपके साथ साथ पढ़ने वाले हैं, उन तक शेयर भी कीजिए। और उनसे बड़ी बात है कि वीडियो देखने के दरमियान या देखने के बाद कुछ ना कुछ कमेंट निश्चित करो। वीडियो बढ़िया लगा, खराब है, क्या नहीं समझ में आए, क्या एक्सप्लेनेशन में कमी रह गई, कहाँ पर क्या दिक्कत है, वीडियो की क्वालिटी कैसी है। क्वालिटी तो डाउन आती होगी, हम जानते हैं, लाइटिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए। तो वीडियो कैसे लगे, एक्सप्लेनेशन सही है कि नहीं है, क्या आपने समझा कि नहीं समझा, वीडियो के बारे में कुछ न कुछ अवश्य कहिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज के बाद आप लोग निश्चित कुछ न कुछ अवश्य कमेंट करेंगे और प्रत्येक वीडियो के में आप इस बात कमेंट कीजिए कि सही लगा कि नहीं लगा, एक्सप्लेनेशन में कोई कमी रह गई, या और यूट्यूबर्स जो है उससे कुछ कम तो नहीं रह गए, या और जो कहीं इंस्टीट्यूट वगैरह है उससे कहीं कुछ कम तो हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। तो इन सारी बातों की भी तुलना करके आप ही लोग बताएंगे। तो निश्चित आज से हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग आज से निश्चित कमेंट करेंगे और निश्चित ही बताएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं अभिक्रिया की आणविकता। पहले इनके डिफिनेशन लिख लिया जाए, फिर इसको हम समझाते हैं। अभिक्रिया की आणविकता, चूंकि बोर्ड में जो होता है ना, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति बोर्ड में कभी कभी ये सब परीक्षा में परिभाषा के रूप में पूछ लेते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता से क्या समझते हैं, अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं, रेट लॉ क्या है। तो ये सब कभी कभी ये डिफिनेशन पूछ लिया करते हैं, इसलिए डिफिनेशन आवश्यक हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसका डिफिनेशन मैं धीरे धीरे बोल रहा हूं और उम्मीद करते हैं आप लोग लिख लेंगे। चलिए डिफिनेशन। अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक की वह अणु की संख्या जो आपस में टकराकर प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। इसको दूसरे तरह से कह सकते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। अभिक्रिया के प्रारंभिक अवस्था में अभिकारक के वह अणुओं की संख्या जो आपस में टकराकर कोलाइड कर संघटित कर प्रोडक्ट का निर्माण करता है, उत्पाद देता है, उत्पाद बनाता है, उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आइए एक बार फिर से, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक के अणुओं की संख्या जो आपस में संघटित कर उत्पाद में बदल जाते हैं उसे अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। तो 3 डिफिनेशन बताए, थोड़ी थोड़ी अंतर है, जिनमें से जो पसंद हो वो लिख लीजिए, सबके सब सही है। भाव चेंज नहीं होनी चाहिए, भाषा बदल जाए। तो ये अभिक्रिया की आणविकता। आइए इसको समझते हैं अभिक्रिया की आणविकता को। जैसे यहां पर देखिए A प्लस हम ले लेते हैं यहां पर B, और यहां 2 मोल A के हैं और ये प्रोडक्ट के रूप में बना रहे हैं C।
तो अभिक्रिया की यदि हम आणविकता कहें, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, तो ए के कितने अणु हैं? 2। तो मॉलिक्यूलरिटी देख लीजिए, मॉलिक्यूलरिटी तो ए के कितने अणु हैं? देखिए पीछे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ए के 2 प्लस बी के कितने अणु हैं? 1, तो बराबर कितना हो गया? 3। ये होता है, यहां लिख देते हैं प्रायः ऐसा होता है, हमेशा नहीं, मोस्ट ऑफ द केस ऐसा हो सकता है। कुछ ऐसे केस हैं जो इसके बराबर नहीं हो सकते, जो इसके बराबर नहीं हो सकते, तो इनको लिखेंगे प्रायः। यहां हम कोष्ट में लिख दिए हैं कि 2 अणु ए के और 1 अणु बी के, यहां कुछ नहीं है तो 1 है, 1 अणु बी के, ये आपस में सभी टकराएंगे, एकदम धक्का मुक्की करेंगे और फिर धक्का मुक्की करके किसको उगल देंगे? सी बना देंगे, इसलिए ये हो जाता है 2 और 1 3। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन, इस अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी कितनी है? 3। नीचे एरो देकर के लिखिए, नीचे एरो देकर के लिखेंगे। सभी प्रकार के अभिक्रिया में, सभी प्रकार के अभिक्रिया में संतुलित समीकरण के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमेशा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन या अभिक्रिया की आणविकता नहीं होता है। लिख लेंगे इस बात को, क्या लिखें? सभी अभिक्रिया में बैलेंस समीकरण के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का योग या सभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभिक्रिया की आणविकता नहीं होते हैं। लिख लिए? नीचे लिखेंगे, बताएंगे, अभी कुछ टर्म लिखने जा रहे हैं, उस टर्म को आगे एक्सप्लेन भी करेंगे। एलिमेंट्री रिएक्शन में बैलेंस इक्वेशन, संतुलित समीकरण के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का योग प्रायः अभिक्रिया की आणविकता हो जाते हैं। इसमें कुछ त्रुटि रह गई इस स्टेटमेंट में थोड़ी सी त्रुटि रह गई है, इसको फिर से सुन लीजिए। एलिमेंट्री रिएक्शन में संतुलित समीकरण के अभिकारक, यही त्रुटि रह गई थी, अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का योग अभिक्रिया के आणविकता होते हैं। प्रायः ऐसा देखा जाता है, एक बार फिर सुन लीजिए। एलिमेंट्री रिएक्शन में संतुलित समीकरण में अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का योग प्रायः अभिक्रिया की आणविकता होती है। यह स्टेटमेंट सही है। केवल अभिकारक, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो उत्पाद के भी न हो सकते हैं, लेकिन हमें उत्पाद से कोई लेना देना नहीं है। किससे? जो हमने लिया, जो हमने टेकन किया, उससे मतलब है। तो क्या कहेंगे? अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है? तो एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए संतुलित समीकरण में अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का योग प्रायः मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन अभिक्रिया की आणविकता होती है। अब बात आ जाती है एलिमेंट्री रिएक्शन क्या है, तो पहले इनको और देख लेते हैं और आगे देखेंगे। लिखने के क्रम में यही बात है कि पहले पूरी बात सुन लें, उसके बाद थोड़ी हो सके तो वीडियो को बैक कर लें और उनमें से जो स्टेटमेंट सटीक समझे, सारी स्टेटमेंट लगभग जो है उस सही है, जो आपको सटीक बुझाए
उस सटीक स्टेटमेंट को लिखें। जैसे अभी बताएं, इसमें थोड़ी त्रुटि रह गई, रही है, इसके बाद वाला लिखिए। धन्यवाद। तो आइए इसको और समझते हैं। जैसे यहां एक एग्जाम्पल दी गई है, अमोनियम नाइट्रेट, या देखिए डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, अमोनियम नाइट्रेट HN, अमोनियम नाइट्रेट यही NH4NO2, NH4NO2। जब इसको बनाते हैं तो अपना बन जाता है डिकम्पोजिशन के बाद N2 प्लस H2O, N2 प्लस H2O। संतुलित कर लेंगे समीकरण को। N 2 है, O2 1 है, हाइड्रोजन 4 है, यहां 2 लगा देने से ये 4 हो जाता है। अब यहां पर जरा देखिए, इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितनी है? 1। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 1। कितने मॉलिक्यूल्स भाग लिए हैं? 1। मॉलिक्यूलरिटी कितने हो जाएंगे? 1। मॉलिक्यूलरिटी 1 हो जाएंगे। मॉलिक्यूलरिटी 1। इसके कितने अणु हैं? उत्पाद में नहीं देखना है, केवल रिएक्टेंट में। तो इसको क्या कहेंगे? यूनी मोले, ये होता है, देख लेना, क्यूलेरिटी, मोलाक्यूलरिटी नहीं, मोलिक्यूलरिटी। इससे पहले यदि ये लिखे होंगे तो उसको भी सही कर लेंगे। मोलिक्यूलरिटी, यूनी मोलिक्यूलरिटी कहते हैं। इसी प्रकार यहां आ जाएं, यदि हम लोग देखें इसी प्रकार H2O2, और यहां एक कैटेलिस्ट ले लेते हैं I, और यहां पर हम ले लेते हैं क्षारीय माध्यम। कौन सी माध्यम? क्षारीय माध्यम में इसको जब हम विघटन करते हैं माध्यम में, तो ये बन जाता है, फाइनल प्रोडक्ट दे देगा ये H2O प्लस O2, H2O प्लस O2। देख लीजिए समीकरण को संतुलित करके क्या आ रहा है, कुछ की नहीं आ रहा है। समीकरण को संतुलित करना पड़ सकता है। तो यहां पर क्या करेंगे? 2 और यहां पर 2। देख लीजिए। अब यहां पर इसकी मॉलिक्यूलरिटी की बात कर लें तो कितने इसके अणु भाग लिए हैं? 2। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? मोलेक्यूलरिटी इक्वल टू कितना हो जाएगी? 2। तो इसको क्या कहेंगे? बाय मॉलिक्यूलरिटी। ये बायोमोलिक्यूलरिटी। इस तरह से इसको हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन में, कुछ ऐसे अभिक्रिया होते हैं जो क्या होते हैं ना कि कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो उसमें मॉलिक्यूलरिटी हम लोग ज्ञात नहीं कर पाते हैं। पहले इनको छापा जाए, तब तक हम कैमरा की पोजीशन देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं छाप लिए होंगे। अब जैसे अगली एग्जाम्पल है, NO प्लस O2 बना रहा है
NO2। समीकरण संतुलित है क्या? शायद नहीं। अब संतुलित हो गए। अब इसकी जब मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे, मॉलिक्यूलरिटी इसकी यदि हम मॉलिक्यूलरिटी निकालेंगे, आणविकता, तो यहां देखिए इसके कितने अणु हैं? 2 प्लस इसके कितने हैं? 1, तो बराबर क्या हो जाना है? बराबर क्या हो जाना है? 3। तो इसको क्या कहेंगे? टर्म मॉलिक्यूलरिटी, टर्म मॉलिक्यूलर, शायद यही टर्म प्रयोग की गई है। ट्राइमोलेक्यूलर शब्द जो दिया गया है, ट्राइमोलेक्यूलर, बड़ा लिख लेते हैं थोड़ा, ट्राइमोलेक्यूलर। तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई? 3। तो अभी जो स्टेटमेंट लिखा है, अभी जो स्टेटमेंट लिखे थे उसमें देखिए कि अभी जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो रहा है, क्या हमेशा ये स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर होगा? नहीं होगा। क्या ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है? क्या ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकता है? कभी कभी हो भी सकता है, कभी कभी नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में लिखा हुआ था कि वो पावर जो है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये ट्राइमोलिकुलर है। एक और उदाहरण ले लीजिए। अब आप लोगों से पूछेंगे, ये बना रहा है H2I, ये कौन सी मॉलिक्यूलरिटी के होंगे? आवाज आई 2, तो आंसर क्या हो जाना है? इसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या हो जाएगी? मॉलिक्यूलरिटी नो, मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जानी है? 2। क्या कहेंगे? बायमोलिक्यूलर, बायमोलिक्यूलर। इसको क्या कहेंगे? बायमोलिक्यूलर। ये क्या है? ट्राइमोलिक्यूलर। तो शायद उदाहरण देखे होंगे, उदाहरण देख करके समझ में आए। अब एक उदाहरण लेते हैं एनसीईआरटी में और उनको जरा देखते हैं क्या होता है। ठीक, इनको छापिए। एनसीईआरटी से उदाहरण, जो भी उदाहरण ले रहे हैं वो एनसीईआरटी से ही ले रहे हैं। ये उदाहरण है, कहता यहां कि ClO3+6 FeSO4+3H2SO4 आगे प्रोडक्ट के रूप में है KCl+3Fe2SO4 का होल 3+H2O। अब जरा इनकी ऑर्डर यदि हम लिखना चाहें, देखिए यहां पर मॉलिक्यूलरिटी कितने हो जाते, इसको मिटा लेते हैं इधर से। आगे जानेंगे, जरा इसको देखो तो 1+6+3 बराबर 10। 1 6+3 इक्वल टू कितना हो गया? 10। लगता है ये 10th ऑर्डर के हैं, 10th ऑर्डर की रिएक्शन है लग रहा है, लेकिन वास्तव में
यह सेकेंड ऑर्डर की रिएक्शन है, सेकेंड ऑर्डर के। इसकी मॉलिक्यूलरिटी यदि बात करें तो मॉलिक्यूलरिटी तो दिखाई दे गया है, मॉलिक्यूलरिटी इक्वल टू 10। गलत। क्या कहते कि मॉलिक्यूलरिटी में स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट बराबर होगा एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए। मॉलिक्यूलरिटी हो जाए 10 और ऑर्डर दिखा दे रहे हैं यहाँ पर 10th, लेकिन वास्तव में यह है सेकेंड ऑर्डर के। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और मॉलिक्यूलरिटी तक केवल एलिमेंट्री रिएक्शन पर निर्भर करता है, प्रारंभिक जो सिंपल सी रिएक्शन हो, सिंपल रिएक्शन हो। तो कुछ थ्योरी वाली बात लिख लेते हैं और फिर उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे, तो इनको भी छाप लेंगे। ये वास्तव में क्या है, 10th ऑर्डर की। क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 है तो कहेंगे ना, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 नहीं है। छाप लीजिए। वास्तव में ये दिखाई दे रहा है, दिखाई पड़ता है 10th ऑर्डर के, लेकिन वास्तव में ये है सेकेंड ऑर्डर के। क्या इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 है तो कहेंगे नहीं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी 10 नहीं है। तो मिटा इनको। चलिए तो नीचे एरो देकर के लिखेंगे। जब अभिक्रिया की ऑर्डर तथा मॉलिक्यूलरिटी बराबर हो जाए तो अभिक्रिया सरल या एलिमेंट्री होती है। अब जानेंगे एलिमेंट्री क्या होता है, अभी लिख लीजिए। क्या लिखें? जब अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी एवं ऑर्डर दोनों बराबर हो जाए तो अभिक्रिया सरल या एलिमेंट्री होती है। इसी बात को नीचे क्या लिख सकते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन में ऑर्डर तथा मॉलिक्यूलरिटी प्रायः बराबर होते हैं, प्रायः बराबर होते हैं। फिर नीचे उससे पहले इस बात को लिखे थे कि एलिमेंट्री रिएक्शन में बैलेंस, एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए बैलेंस समीकरण में अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट अभिक्रिया की आणविकता हो जाती है, इस बात को लिखे थे। तो अब जानते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अब फिर देखेंगे रेट किस पर निर्भर करता है। ठीक, तो हेडिंग देते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ये दो बात को नोट किए होंगे, निश्चित किए होंगे। हाँ, लेकिन याद रखिए एक बात यहां पर फिर लिख लेंगे एरो दे करके, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन या अभिक्रिया की आणविकता केवल व केवल एलिमेंट्री रिएक्शन पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की आणविकता केवल व केवल एलिमेंट्री रिएक्शन पर निर्भर करता है। क्लियर? अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, इसके आधार पर रिएक्शन को दो भागों में बांट दिया है। रिएक्शन कितने भाग में बट गए हैं? मैकेनिज्म की अलग डिफिनेशन, अभी रिएक्शन की बात कर रहे हैं मैकेनिज्म के दृष्टिकोण से। एक को कहते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन, एक को कहते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन किसको कहते हैं? वैसी
अभिक्रिया जो एक ही स्टेप में पूर्ण हो जाता है उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। यहां एरो दे करके या नोट में लिखेंगे अभिक्रिया की आणविकता केवल एलिमेंट्री रिएक्शन पर निर्भर, यही लिख देते हैं, करता है। अभिक्रिया की आणविकता केवल एलिमेंट्री रिएक्शन पर निर्भर करता है। इस भाग में लिखेंगे, लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके लिखा करें। इसको मिटाते हैं। क्या लिखें? अभिक्रिया, वैसी अभिक्रिया जो एक ही स्टेप में पूर्ण हो जाता है उसे एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। हिंदी हो या अंग्रेजी हो, स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ा बहुत इधर उधर गरीब आदमी नहीं समझे, मिटा दें। अगली नोट, इसको मिटा रहे हैं। एलिमेंट्री रिएक्शन में हमेशा नहीं, प्रायः ऑर्डर एंड मॉलिक्यूलरिटी समान होता है। ये एलिमेंट्री रिएक्शन जो एक ही स्टेप में हो जाए, जो एक ही स्टेप में हो जाए, माने इंटरमीडिएट प्रोडक्ट न बने। दूसरी बात यहां पर क्या लिख सकते हैं? नोट को आप लोग एरो दे करके भी लिख सकते हैं। इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट उत्पाद नहीं बनता है। ये सब खासियत है किसकी? एलिमेंट्री रिएक्शन की। कॉम्प्लेक्स पर भी जाएंगे, लिखिए। मिटाएं। अब इनके एक आध उदाहरण ले लेते हैं। एलिमेंट्री की है एग्जाम्पल एलिमेंट्री की। जैसे एक ए से बन गया बी, ए प्लस बी इक्वल टू बना दिया सी। एक दूसरा उदाहरण ले लेते हैं। NH3
N2 प्लस H2, N2 प्लस H2 बन गया NH3, NH3 H2 प्लस O2 बना दिया, H2O संतुलित कर देंगे। ये सब देखिए एक ही स्टेप में संपन्न हो जा रहा है, एक ही चरण में बन रहे हैं। ए से बन गया बी, ए और बी को लिए तो बन गया सी। ठीक उसी प्रकार N2 और 3H2O लिए, ये लिए। अब जैसे मान लिया जाए यहाँ पर और कर ले हम लोग PCl5, जैसे ही इसको थर्मल डिकम्पोज करेंगे बन जाएगा PCl3 प्लस Cl2। इंफॉर्मेशन आगे दे देंगे गैस है क्या है नहीं। तो जो एक ही स्टेप में संपन्न हो जाए, मतलब दोबारा इंटरमीडिएट उत्पाद में कॉम्प्लेक्स का निर्माण ना हो, उसे क्या कहते हैं हम लोग? एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। और एलिमेंट्री रिएक्शन में मॉलिक्यूलरिटी जो होते हैं स्टोइकियोमेट्री, अभिकारक के स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट के बराबर हो जाते हैं, और प्रायः ऑर्डर भी दोनों का क्या हो जाता है? बराबर होता है। और मॉलिक्यूलरिटी जो है वो केवल व केवल किस पर निर्भर करता है? एलिमेंट्री रिएक्शन पर। जबकि ऑर्डर के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा गया। ऑर्डर एक्सपेरिमेंटल चीज है, वो किसी भी अभिक्रिया का निकाला जा सकता है। तो इनको मिटाते हैं और कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं लोग, तब जानेंगे मैकेनिज्म क्या है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वैसी अभिक्रिया जो दो या दो से अधिक स्टेप में पूर्ण होता है उसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहते हैं। अब जैसे यहां पर देखिए हम एक नंबर ले रहे हैं, ए से हमें बनाना है डी। ए से क्या बनाना है? डी। तो ये डायरेक्ट नहीं बनेगा, ए नंबर में पहले बनेगा ए से बी, फिर ए प्लस बी यदि लेंगे बी नंबर में तब बनेगा सी, और यहां जाकर के बी प्लस सी करेंगे तब बनेगा जाकर के। ऐसा भी हो सकता है, ए से बना डी बनाना है हमें, तो ए से पहले बनेगा बी, बी और ए प्लस बी जब आपस में रिएक्ट करेगा तो बनेगा सी, और सी बन जाएंगे, सी और बी के कुछ बचे हुए भाग रहेंगे तब बनेगा डी। तो ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड, स्टेप थर्ड। हमें डी बनाना है, ए से डी बनाना है। क्या ए से डी एक ही बार में बनता है? नहीं, ए से पहले बी बनेगा, ये बनाना है, ये रिक्वायर्ड है। ये क्या है? ये रिक्वायर्ड है, आवश्यक है, ये बनाना है। तो ए से पहले बी बनेगा स्टेप 1 में, और ए प्लस बी ले लेंगे। ये एक नमूना लिए हैं, ये कोई अभिक्रिया ऐसी नहीं है, नमूना लिए हैं समझाने के लिए। फिर आगे देखेंगे, नीचे एरो देकर के लिखेंगे। कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया की मॉलिक्यूलरिटी ज्ञात नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ज्ञात नहीं होती है। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी ज्ञात नहीं होती है, लेकिन इसका ऑर्डर होता है। ऑर्डर
होता है, ऑर्डर होता है। तो लिखा जाए इनको। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं यहां पर। एक एग्जाम्पल यहां पर ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मिटा दें इनको। जैसे यहां पर हम लोग लिखे थे H2O2 को विघटित करना है और बनाना है H2O प्लस O2। पहले तो समीकरण को संतुलित कर ले। किस उत्प्रेरक कौन है? I, या किस माध्यम में? क्षारीय माध्यम। किस माध्यम में? क्षारीय माध्यम में। संतुलित करें समीकरण को। 2 है, ये 2 है, ये 3 हो गया, इसको 4 कर लो तो उचित रहेगा। 2 2 4 2 2 4 हो गया। अब ये डायरेक्ट नहीं बनता है, पहले स्टेप में। ये तो 1 नंबर है रिक्वायर्ड। ये क्या है? हमें रिक्वायर्ड, आवश्यक है। ए नंबर में देखिए क्या होता है। H2O2 प्लस I ये बना देता है H2O प्लस IO माइनस। बी नंबर में ये बना देंगे IO माइनस। बी नंबर में H2O2 प्लस IO माइनस ये बना दिया H2O प्लस I प्लस O2 प्लस O2। अब दोनों ओवरऑल रिएक्शन। इसको कहते हैं स्टेप फर्स्ट, स्टेप सेकेंड। ये रिएक्शन जो है ये स्लो रिएक्शन है, ये जो है ये बड़ा फास्ट होता है। स्लो है और ये फास्ट है। क्लियर? अब ओवरऑल रिएक्शन यदि देखें तो फिर ऊपर वाला प्राप्त हो जाएगा। H2H2 2H2O2 प्लस वही तो मर जाएगा, यहां से ये मर जाएंगे और यहां से इसको मर जाना है। अब बाकी जो शेष रह जाएंगे तो क्या हो गया? H2O प्लस O2। ये ओवरऑल रिएक्शन। तो इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इस प्रकार के रिएक्शन को क्या कहेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मिटा छाप लीजिए पहले। मिटा रहे हैं। कुछ इनके सैद्धांतिक बात को जानते हैं। यहां नोट में लिखेंगे बड़का गो के नोट। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन
में रिएक्शन के स्लो स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। कौन सी स्टेप? स्लो स्टेप। रेट जो बताएगा अभिक्रिया की दर, डिटरमाइनिंग बना ज्ञात करना, इसको कहते हैं दर, ज्ञात करना दर। तो दर ज्ञात करने वाला स्टेप जो है वो कौन सी स्टेप है? स्लो स्टेप। तो क्या कर सकते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन स्लो स्टेप। इसको समझते हैं एक छोटी सी उदाहरण से। अभिक्रिया की दर किस स्टेप पर निर्भर करती है? स्लो स्टेप पर। पहले इनको छाप लीजिए, एक छोटी सी उदाहरण से इनको समझाने का प्रयास करते हैं। फिर उसके बाद मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अभी दो ही प्रकार के रिएक्शन है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। छाप लिए? नोट में याद रखेंगे, हमेशा दर ज्ञात करने वाला स्टेप जो होता है वो स्लो स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप नहीं होता है। चलिए इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप स्लो स्टेप पर कैसे निर्भर करता है इसको जरा समझते हैं। एक कार कंपनी है। कौन सी कंपनी है? कार कंपनी, अपनी कंपनी नहीं, सर्वर कंपनी नहीं, कार कंपनी, सॉरी। एक कार कंपनी है, इसके विभाग ए है, विभाग बी है और विभाग सी है, मान लिया गया। ये अलग अलग डिपार्टमेंट है, विभाग ए, विभाग बी, विभाग सी। विभाग ए क्या करता है? इंजन बनाता है। और ये क्या करता है? ये बॉडी बनाता है। विभाग बी क्या करता है? बॉडी बनाता है। विभाग सी क्या करता है? ये मान लेते हैं टायर बनाता है। इंजन बनाने वाला है, मान लेते हैं, मानते हैं, माना इंजन बनाने वाला बनाता है। इंजन बनाने वाला विभाग क्या करते हैं? ये 7 इंजन प्रतिदिन बनाते हैं। कितने इंजन? 7 इंजन प्रतिदिन बनाते हैं। ये क्या करते हैं? ये 9 बॉडी प्रतिदिन बनाते हैं। और ये टायर बनाने वाला क्या करता है? 4 टायर प्रतिदिन बनाते हैं। 7 इंजन, एक दिन में कितने इंजन तैयार किए हैं? 7। ये बॉडी एक दिन में कितने तैयार किए? 9। ये कितने टायर तैयार किए हैं? टायर मत कहो, इसको दूसरा चीज कह देते हैं। ये विभाग जो है ये वो इंजन बना दिया, ये बॉडी बना दिया, ये फिनिशिंग करता है। फिनिशिंग
करता है, पेंट उंट करता है। 3 बॉडी प्रतिदिन बनाता है, ये फिनिशिंग करता है, और ये 20 कार प्रतिदिन फिनिश कर लेता है। अब बताइए एक दिन में कितने कार बनेंगे? कितना कार बनेगा? कार बनने की दर क्या होगी? एक दिन में ये 7 गो इंजन बनाते हैं, ये एक दिन में क्या करते हैं, 3 गो बॉडी बनाते हैं, और ये फिनिश कसने वाला जो है, ये फिनिशिंग एक दिन में 20 गो कर लेता है। कार कितने बनेंगे? इंजन तो 9 गो है, वो फिनिश 20 गो कर सकता है। बॉडी काय गो है? 3 गो। एक दिन में कितने बॉडी बनते हैं? 3 गो। तो 3 कार कितने बनेंगे? 3 ही ना। तो एक दिन में कितना कार बनेगा? तो 3 कार तैयार होंगे, 3 कार तैयार होगा। कहिए क्यों? क्योंकि ये 3 को बनाता है, अकेले ये कार नहीं बना सकते हैं, अकेले ये कार नहीं बना सकते हैं। जब ये सब बना नहीं तो ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये 7 को तो बना करके दे देते हैं, ये 3 ही को बना करके देते हैं। तो कार पूरा फिनिशिंग कितना हुआ एक दिन में? 3। यदि कार बनने की दर को अपना अभिक्रिया कहें तो ये दर किस पर निर्भर किया? जो सबसे सुस्त मजदूर है, ये सुस्त विभाग है, तो अभिक्रिया के दर को कौन सा विभाग नियंत्रित कर रहा है? कार बनने की दर को कौन सी विभाग नियंत्रित कर रहा है? सुस्त विभाग। क्योंकि ये भैया एक दिन में कितने बॉडी बनाते हैं? 3 ही बॉडी बनाते हैं। तो कार फिनिश कितना होगा? 3 को ना। तो अभिक्रिया की दर हमेशा किस स्टेप पर निर्भर करता है? स्लोएस्ट स्टेप पर। जब रिएक्शन मैकेनिज्म लिखते हैं तो उसमें देखना पड़ता है कि कौन सी अभिक्रिया स्लो हो रही है, वही अभिक्रिया की दर को निर्धारित करेंगे। हम उम्मीद करते हैं बात समझ में आए होंगे। ये क्यों हुआ कार तैयार करने की दर? जो सबसे सुस्त कैटेगरी के विभाग है ना, वो बताएगा कि हम एक दिन में कितना फिनिशिंग कर दें, हम एक दिन में कितना दे देंगे, यही विभाग निर्भर करता है। यदि अभिक्रिया के दर को बढ़ाना है तो इस विभाग को क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। तो अभिक्रिया कार बनने की दर किस विभाग पर? क्या 7 को इंजन बनने से 7 को कार बन गया? नहीं। क्या 20 को फिनिश कर देने से 20 को कार तैयार हो गया? नहीं। 3 को बॉडी बना है तो 3 को कार बनेगा। तो अभिक्रिया कार बनने की दर जो है वो किस पर निर्भर किया? सुस्त विभाग पर। ठीक इसी प्रकार अभिक्रिया की दर जो है वो निर्भर करते हैं किस पर? स्लोएस्ट स्टेप पर। हम उम्मीद करते हैं इस उदाहरण से आपको समझ में आए होंगे। धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं अभिक्रिया मैकेनिज्म किसे कहते हैं? मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। अभिक्रिया की मैकेनिज्म हम लोग किसे कहते हैं? जरा अभिक्रिया की मैकेनिज्म किसी कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया के सभी एलिमेंट्री स्टेप के श्रेणी को
मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन का क्या परिभाषा है? किसी कॉम्प्लेक्स अभिक्रिया में सभी एलिमेंट्री स्टेप या रिएक्शन स्टेप, सभी एलिमेंट्री रिएक्शन या स्टेप के श्रेणी को या क्रम को, श्रेणी या क्रम को, सीक्वेंस के लिए ना श्रेणी ही अच्छा रहेगा, श्रेणी को मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर एग्जांपल के माध्यम से फिर फर्मा एग्जांपल लेंगे। ए से हमें बनाना है डी, ये बनाना ए नंबर में, ए से बनेगा पहले बी, बी नंबर में, बी से बना सी, और सी नंबर में, सी से बना है डी। ये सब क्या है? एलिमेंट्री रिएक्शन या स्टेप, और इसको क्या कहते हैं? यहां पर एलिमेंट्री रिएक्शन या स्टेप, यहां पर हम लिख दिए रहे हैं ए बी एंड सी के श्रेणी को मैकेनिज्म कहते हैं। आई बात समझ? अब इसी एलिमेंट्री स्टेप में कोई स्लो स्टेप होगा तो वही स्लो स्टेप इस अभिक्रिया के दर को क्या कर देगा? निर्धारित कर देगा। इसका हम मॉलिक्यूलरिटी ज्ञात कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलरिटी ज्ञात कर सकते हैं, इसका मॉलिक्यूलरिटी ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन इसका मॉलिक्यूलरिटी नहीं ज्ञात कर सकते। तो हम उम्मीद करते हैं अभिक्रिया की मैकेनिज्म समझ में आया। अभिक्रिया के मैकेनिज्म के उपयोग क्या है? यही स्लो स्टेप ज्ञात करने में, अभिक्रिया की दर ज्ञात करने में, अभिक्रिया की दर ज्ञात करने में। मिटा इनको, चलिए तो मैकेनिज्म का अनुप्रयोग क्या है? नंबर 1, स्लो स्टेप पता लगाने के लिए, स्लो स्टेप पता लगाने के लिए। बी नंबर में मॉलिक्यूलरिटी ज्ञात करने में, रेट ऑफ रिएक्शन ज्ञात करने में, ETC। तो ये सब मैकेनिज्म का अनुप्रयोग है। तो वीडियो लंबा ना हो जाए, कहानी को हम यहीं पर रोकेंगे और अगला जो वीडियो आएंगे उसका हेडिंग जो होगा
वो मैकेनिज्म होगा, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। उस मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन में हम लोग जानेंगे कि मैकेनिज्म से कैसे दर ज्ञात करते हैं, किस स्टेप का कैसे, इसके कुछ छोटे मोटे सवाल लेंगे और सवाल के माध्यम से और मैकेनिज्म को समझने का प्रयास करेंगे। और रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में अंतर बताएंगे अगले लेक्चर में। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में अंतर बताएंगे। तो अगले लेक्चर के लिए इंतजार कीजिए। तब तक के लिए शुभ विदा, खुश रहें, सुखी रहें, घर में रहें, जो टास्क दी गई है उसे बनाते रहें और याद रहें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और आप जो है इस नोटबुक को तैयार करते रहें। धन्यवाद।